सेवा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, कि कैसे ब्रिटिश साम्राज्य जो है पूरे भारत में फैला। तो सबसे पहले उन्होंने बंगाल को कब्जाया, फिर मैसूर को, फिर मराठा, फिर पंजाब। इस तरीके से पूरे भारत को एक पूरे प्लान के तहत किया गया, कब्जा किया गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बंगाल। तो सबसे पहले बंगाल को ही क्यों चुना उन्होंने? क्योंकि बंगाल आर्थिक रूप से धनी था, उपजाऊ भूमि वहां पर पर्याप्त मात्रा में थी, अत्यधिक खनिज संसाधन थे, बंदरगाह भी थी, और साथ ही साथ क्षेत्रीय शक्तियों का अभाव था। अर्थात वहां पर कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो अंग्रेजों का प्रबल विरोध कर सके। इन सब कारणों से अंग्रेज ने बंगाल को चुना। अब वहां पर देखते हैं कि जिस समय अंग्रेज बंगाल को कब्जे में लेते हैं, उस समय बंगाल का क्या व्यवस्था था, कैसे वो चलता था, वहां पर शासन प्रशासन कैसे काम करता था। तो वहां एक दीवान हुआ करता था जो वित्तीय अधिकारी था, और दूसरा सूबेदार हुआ करता था जो प्रशासनिक अधिकारी होता था। वह राज परिवार का होता था और दिल्ली में रहता था। ये व्यवस्था थी। तो औरंगजेब के द्वारा, यानी मुगल के द्वारा अंतिम जो नवाब चुना गया वो मुर्शिद कुली खां था। ठीक है, ये क्या थे? अंतिम नवाब थे। इन्होंने व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने व लूटपाट की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कई पुलिस चौकियां बनवाई। जागीर व्यवस्था खत्म की। जागीर व्यवस्था क्या थी? जो भूमि छोटे छोटे जमींदारों को दिया जाता था और बदले में कर देते थे वो लोग। ठीक है। तथा वक्फ व्यवस्था, उसको भी खत्म किया। वक्फ व्यवस्था क्या थी? जो भूमि धार्मिक कार्यों के लिए दान दी जाती थी और इस पर कोई कर नहीं लगता था, इन दोनों को समाप्त कर दिया। इसमें से सरकार क्यों ऐसा किया? क्योंकि इनसे सरकार को काफी धन की हानि होती थी। तो अंततः मुर्शिद कुली खान ने क्या किया? इन दोनों को, जागीर व्यवस्था और वक्फ व्यवस्था, दोनों को समाप्त कर दिया और दोनों ही भूमि को खालसा भूमि के रूप में चिन्हित कर दिया। और खालसा क्या था? भूमि, ऐसा भूमि जो सरकार के हाथों में डायरेक्ट होती थी। ठीक है। तो इन्हीं सब रिफॉर्म के कारण मुर्शिद कुली खां को बंगाल का वास्तविक निर्माता कहा जाता है, रियल फाउंडर ऑफ बंगाल। दूसरी तरफ देखें तो मुगल कमजोर हो गए थे और फ्रेंच और ब्रिटिश साउथ इंडिया में युद्धरत थे। अतः अंग्रेजों ने अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए उसे किलेबद्ध करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ फर्रुखसियार द्वारा दी गई दस्तक का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। दस्तक क्या था? दस्तक एक ऐसी व्यवस्था थी जिसको दिखाने पर कर से छूट दे दिया जाता था। ठीक है। और अंग्रेज इसी का लाभ उठाते थे कि अंग्रेज को दस्तक मिला था तो वो भारतीयों को बेच देते थे उसे, और उससे कुछ अमाउंट ले लेते थे, ताकि अंग्रेज को तो छूट मिल ही जाता था, साथ ही साथ दूसरे जो व्यापारी थे उनको भी छूट मिल जाता था वो दस्तक दिखाने से। और अंग्रेज को दो तरफा फायदा होता था, एक तो कर से छूट, और दूसरा जो बेचे दूसरे व्यापारियों को तो उससे जो मिलता था पैसा तो वो मिलता था। तो डबल ये हो गया था। और उपरोक्त बातों का, ये सब बातों की भनक लगने के बाद 1756 में जो दस्तक व्यवस्था का उपयोग करते थे, ये भनक लगने के बाद 1756 में बंगाल के नवाब बने सिजाउद्दौला अंग्रेजों का विरोध करते हैं। किंतु अंग्रेज अब इतने शक्तिशाली हो गए थे कि वे नवाब की बातों को तवज्जो तक नहीं देते, जिससे नवाब गुस्से में अंग्रेजों पर हमला कर देता है 16 जून 1756 को, जिससे अंग्रेज भागकर फुल्टा नामक जगह चले जाते हैं और वहां से मद्रास, और जो नवाब के हाथों चढ़ जाते हैं उन्हें नवाब एक कमरे में बंद कर देता है, जिससे घुटन के कारण लगभग 100 अंग्रेज मर जाते हैं। इसी घटना को द ब्लैक होल इंसिडेंट का नाम दिया जाता है। ठीक है। यहां यह ध्यान देने की बात है कि नवाब अंग्रेजों को बंगाल से खदेड़ने के बाद
यह समझता है कि अंग्रेज को उसने हमेशा के लिए शांत कर दिया और उसके पीछा नहीं करता, जबकि अंग्रेज फिर से अपनी शक्ति इकट्ठा कर बंगाल पर 1757 में 16 फरवरी 1757 में हमला कर देते हैं और नवाब के साथ अली नगर की संधि करते हैं। अर्थात अंग्रेज नवाब को बातचीत करने के लिए मना लेते हैं, जिससे उन्हें हुई हानि की भरपाई करने का समय मिल जाता है और फिर अपनी पूरी शक्ति के साथ 23 जून 1957 को पलासी नामक स्थान पर नवाब सिराजुद्दौला पर आक्रमण करते हैं, उसे हराते हैं और मार देते हैं। तो ये था प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध में क्या क्या कमी थी या क्या था, वो हम एक बार एक नजर में देख लेते हैं। प्लासी के युद्ध से पहले ही अंग्रेजों ने मीर जाफर, जो कि सेनापति था, को नवाब बनाने का लालच देकर अपने में मिला लेते हैं। साथ ही कलकत्ता का अधिकारी मानिक चंद को भी अपने में मिला लेते हैं और कमांडर खादी मखान को भी अपने में मिला लेते हैं। अतः प्लासी के युद्ध में ये सब नवाब को धोखा दे देते हैं, जिससे नवाब मुर्शिदाबाद किला में अपने ही लोगों द्वारा मार दिया जाता है और अंग्रेज जीत जाते हैं। इसलिए कुछ इतिहासकार इसे एक ऐसे युद्ध की संज्ञा देते हैं जो कभी लड़ा ही नहीं गया। ठीक है। अब मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, जिसके एवज में मीर जाफर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अंग्रेजों को कुछ राजस्व अधिकार दे देता है। साथ ही 24 परगना जिला का जमींदारी अधिकार भी अंग्रेजों को दे देता है, जिससे $15,000 सालाना आमदनी होती थी। किंतु अंग्रेज इतने से खुश नहीं होते और युद्ध अपराध का आरोप लगाकर 2 करोड़ हर्जाने के रूप में मांगते हैं, जो एक बहुत बड़ी रकम थी। किंतु नवाब यह रकम भी दे देता है। साथ ही साथ अंग्रेज उससे उपहार आदि के रूप में भी रकम, वस्तु आदि लेने लगते हैं। अब मीर जाफर अंग्रेजों को कुछ भी देना नहीं चाहता, अतः अंग्रेज उसे हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं, जो मीर जाफर का दामाद था। मीर कासिम कौन था? मीर जाफर का दामाद था। किंतु मीर कासिम एक स्वाभिमानी व्यक्ति था, अतः वह स्वतंत्र होने का प्रयास करने लगता है, जिसके कारण अंग्रेज पुनः मीर जाफर को नवाब बना देते हैं। मीर जाफर के पुनः नवाब बनने के बाद मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास जाता है, जहां शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट भी होता है, और ये तीनों मिलकर 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों के खिलाफ बक्सर का युद्ध लड़ते हैं। किंतु उन तीनों की हार होती है और उसके बाद उनके बीच इलाहाबाद की संधि होती है, जिनके निम्नलिखित प्रावधान होते हैं। बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था हो जाती है, जिसके तहत अंग्रेज को बंगाल में राजस्व अधिकार मिल जाता है। तो ये द्वैत शासन क्या था? एक तरफ नवाब होता है जो 6 वर्ष का होता है, जिसका नाम नजमुद्दौला होता है। वह सूबेदार के रूप में काम करता है, अर्थात प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करता है। इसके पास जवाबदेही तो पूरी है, किंतु शक्ति अर्थात राजस्व, पैसा नहीं। ठीक है। और दूसरी तरफ उपनवाब होता है, जो दीवान के रूप में काम करता है। यह अंग्रेजों द्वारा नियुक्त हुआ करता था और इसे कोई हटा नहीं सकता है, नवाब भी इसको हटा नहीं सकता है। अतः इनको पूर्णतः राजस्व अधिकार मिल जाता है। इसके पास शक्ति, पैसा, राजस्व है, किंतु जवाबदेही नहीं है। अगर किसी तरह का विरोध उत्पन्न होता है बंगाल वगैरह में, तो उसको कौन देखेगा? नवाब देखेगा, दीवान नहीं देखेगा, उपनवाब नहीं देखेगा। तो नवाब के पास जवाबदेही पूरी है कि कितना भी लूट मच जाए, लेकिन नवाब को सबको कंट्रोल करना है और उपनवाब चुपचाप अपना पैसा कमाएगा, मस्त रहेगा, उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। ऐसा व्यवस्था क्यों किया गया? क्योंकि
अंग्रेजों को प्रशासनिक कठिनाई से बचना था, यूरोपीय व्यापारियों के संघर्ष से बचना था, भारतीय असंतोष से बचना था, ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्राप्त करना था। ठीक है, इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम द्वैत शासन का परिणाम क्या निकला बंगाल में? तो बंगाल में अव्यवस्था फैल गई, भ्रष्टाचार बढ़ा, कंपनी व्यापार घटा और निजी व्यापार अंग्रेजों का बढ़ा। निजी व्यापारियों ने अपने राजस्व से कंपनी के शेयर खरीदे, जिससे कंपनी शेयर के प्राइस बढ़ा। अत्यधिक लूट तथा आम लोगों के क्रय शक्ति में कमी ये हुई। बंगाल में अकाल की बारंबारता हुई, जिसमें लगभग 10 मिलियन लोग मरते हैं। 1772 में वारेन हेस्टिंग ने इस व्यवस्था द्वैत शासन का अंत करते हुए बंगाल को ब्रिटिश प्रांत के रूप में चिन्हित कर दिया। धन्यवाद। अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।